आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में माह भर तक चलने वाला काशी तमिल संगमम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समारोह का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए किया स्वीकार। और कानपुर देहाती जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, 2 की मौत। अब समाचार विस्तार से। अगले 1 माह तक चलने वाला काशी तमिल संगमम कल से वाराणसी में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन करने कल काशी आएंगे। श्री मोदी वाराणसी में करीब 3.5 घंटे रहेंगे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वाराणसी जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल आयुक्त सभागार में इस आयोजन के संबंध में बैठक की। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में करीब 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। वो एयरपोर्ट पे आएंगे, वहीं से चॉपर के माध्यम से बीएचयू के हेलीपैड पे आएंगे और बीएचयू में करीब 1.25-2 घंटे का उनका कार्यक्रम है, जो सारा एम्फी थिएटर में ही होगा। जो ये पहला ग्रुप आ रहा है, उनसे हो सकता है उनका इंटरेक्शन भी हो। वहाँ के और भी बड़ी डिग्निटरीज धर्माचार्य लोग आ रहे हैं, हो सकता है उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन मौके पे हो। उसके बाद स्टेज के जो कार्यक्रम होंगे उसमें तमिलनाडु की संस्कृति को दिखाते हुए कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। तमिलनाडु की कई सांस्कृतिक और म्यूजिकल हस्तियां हैं जो वहाँ से परफॉर्म करने के लिए आएंगी। कल्चरल प्रोग्राम के बाद सारा उद्बोधन और पूरी की पूरी उनका मार्गदर्शन जब मिल जाएगा तो वापसी उनकी बीएचयू हेलीपैड और एयरपोर्ट के माध्यम से हो जाएगी। 3-3.5 घंटे वो रहेंगे। रोड जर्नी इसमें न्यूनतम है, केवल बीएचयू हेलीपैड से वेन्यू तक की ही रोड जर्नी रखी गई है। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे कार्यक्रम के लिए, करीब 10 से 12 हजार की जनसभा यहाँ पे होनी है, उनके लिए और बाकी जो तमिलनाडु के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी व्यापक व्यवस्था कर दी गई है और अंतिम स्तर पे तैयारियां जो है वो बीएचयू के एम्फी थिएटर में चल रही हैं। काशी तमिल संगमम का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप किया जा रहा है। अगले 1 माह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी आएंगे और यहाँ के लोगों से विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रतिनिधियों के भव्य स्वागत के लिए काशी में तैयारियां जारी हैं। वाराणसी में मौजूद हमारे संवाददाता ने बताया। काशिल्ले ओंगलल्लारियम वरवैरगिरिम यानी काशी में आपका स्वागत है और 2 प्राचीन संस्कृतियों के समागम के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए काशीवासी पूरी तरह से तैयार हैं। आज रात पहुंचने वाले तमिलनाडु के प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत किया जाएगा और कल होने वाले उद्घाटन समारोह में वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल रात ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। काशी की मेयर मृदुला जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कहा कि काशी के लोग तमिलनाडु के मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये आयोजन 2 संस्कृतियों को करीब लाने और सदियों पुराने संबंधों को और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 12 क्षेत्रों से संबंध रखने वाले 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट तथा मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कल नामांकन के अंतिम दिन 10 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। इस सीट पर भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य और सपा की डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस और बसपा ने यहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के उम्मीदवार आकाश सक्सेना के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहे, तो प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा के साथ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कल पर्चा भरा। यहाँ नामांकन का आज अंतिम दिन है। इसके अलावा खतौली विधानसभा सीट पर कल भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी और 10 अन्य निर्दलीय तथा विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया।
लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन 21 नवंबर तक वापस ले सकते हैं। मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जल्द ही विधि सम्मत फैसला किया जाएगा। श्री सिंह ने लखनऊ में मदरसों के सर्वे का जायजा लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची विभागीय पोर्टल और मेला ऐप पर अपलोड की जाए ताकि अभिभावकों को मदरसों की सही स्थिति की जानकारी हो सके और गलत संस्थान में बच्चे किसी भी तरह की दिशाहीनता का शिकार न होने पाए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सर्वे में 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी मिली है, जिनमें 7.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और समाज की मुख्य धारा में इन्हें शामिल करने के लिए जरूरी है कि इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि मुद्रा किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिबिंब होती है। इससे तत्कालीन इतिहास और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। श्रीमती पटेल कल लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय में आयोजित भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि सिक्कों पर दर्ज तिथियां और अंकन उस कालखंड के इतिहास और संस्कृति की जानकारी का मजबूत माध्यम है। राज्यपाल ने इस तरह की प्रदर्शनी को अलग अलग शहरों में लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनियों के माध्यम से आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों को सामाजिक जीवन और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के बच्चे हमारी ऐतिहासिक समृद्धि से परिचित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत समृद्ध है और नई पीढ़ी के बच्चों को ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर ले जाकर उन्हें उनसे परिचित कराना चाहिए ताकि वे हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक बन सके। राज्यपाल ने राजभवन में एक सिक्का एल्बम रखने की भी घोषणा की। इस अवसर पर भारतीय मुद्रा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजा रेड्डी ने मुद्रा शास्त्र के विकास पर प्रकाश डाला। भारतीय मुद्रा परिषद का ये वार्षिक सम्मेलन 19 नवंबर तक जारी रहेगा। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष की अपील को खारिज करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने पर वो विस्तृत अध्ययन के बाद अपना फैसला करेंगे। कानपुर देहात जिले में कल जल्लापुर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा एक लोडर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे इसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के कारण रेल ट्रैक पर बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे कानपुर झांसी रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन लगभग 4 घंटे बाधित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जल्लापुर रेलवे क्रॉसिंग का गेट खुला रहने के कारण हादसा हुआ। महाराजगंज जिले की भारत नेपाल सीमा को 20 नवंबर की आधी रात तक सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई नेपाल में चुनाव के मद्देनजर नेपाल प्रशासन की मांग पर की गई है। इस दौरान सभी यात्री और मालवाहक वाहनों तथा आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। विशेष परिस्थिति में आवागमन के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में माह भर तक चलने वाला काशी तमिल संगमम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समारोह का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए किया स्वीकार। और कानपुर देहात जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, 2 की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।